तो दोस्तों आज मैं एक कैनेडियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द इनक्यूबस, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी और ये 1976 में सेम नाम की आई नॉवेल से इंस्पायर्ड है जिसको लिखा है रे रसेल ने। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन ह्यू ने और लिखा है जॉर्ज फ्रैंकलिन ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों मैंने कल ही द प्रीस्ट नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि एक मलयालम हॉरर फिल्म है जो कि काफी बढ़िया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक कपल रॉय और मैंडी को दिखाने से होती है जो कि अक्सर बीच पर मस्ती करने के लिए आते थे, और दूसरी तरफ हम टिम को देखते हैं जिसको काफी दिनों से एक सपना बार बार आ रहा था। इस सपने के अंदर वो एक लेडी को टॉर्चर होते हुए देखता था। टिम की ग्रैंडमदर अगाथा अब उसकी आवाज सुनकर उसके रूम में चेक करने के लिए जाती है, लेकिन टिम वहां पर नहीं होता। ठीक इसी समय पर रॉय और मैंडी भी बीच पर निकले हुए थे। अब रॉय यहाँ पर मैंडी को खुश करने के लिए एक म्यूजिक सिस्टम लेने के लिए चला जाता है। तभी मैंडी को पास में बना हुआ एक शेड दिखता है और वो रॉय के साथ में मजाक करने के लिए उसके अंदर छिपने के लिए चली जाती है। मैंडी अब छिपकर रॉय को देख रही थी, तभी कोई उस पर हमला कर देता है। रॉय अब मैंडी की आवाज सुनकर शेड के अंदर जाता है, लेकिन उस पर भी हमला करके उसे मार दिया जाता है। और इसके तुरंत बाद हम टिम को देखते हैं जो कि घबराया हुआ सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है। टिम की ग्रैंड मदर उससे ये पूछती है कि वो कहाँ गया था, जिस पर टिम ये कहता है कि उसको एक बुरा सपना आया था और वो बस वॉक करने के लिए बाहर गया था। सीन अब शिफ्ट होकर डॉक्टर सैम कॉर्डल पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी बेटी जेनी के साथ इस टाउन में रहते थे, और यहाँ पर टिम जेनी का बॉयफ्रेंड था। लेकिन सैम उसे टिम से मिलने के लिए मना करता है क्योंकि उन्हें टाउन में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जेनी इस बात को टाल देती है। डॉक्टर सैम को अब पुलिस ऑफिसर हैंक की तरफ से कॉल आता है जो कि उसको ये बताते हैं कि उन्हें एक घायल लड़की और एक लड़के की लाश मिली है, जिसके बाद में डॉक्टर सैम जेनी को घर पर ही रुकने के लिए कहकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल आने पर वो ये देखते हैं कि यहाँ पर लॉरा नाम की एक रिपोर्टर आई हुई थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए मैंडी के पास चले जाते हैं। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि मैंडी का रेप हुआ था, जिसके कारण से वो बुरी तरह घायल और शॉक में थी। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो कि टिम से मिलने जाती है और उसे ये खबर देती है कि रॉय की डेथ हो गई है और मैंडी हॉस्पिटल में है। यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर सैम अब मैंडी का ऑपरेशन कर बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो उसे लॉरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। डॉक्टर सैम अब ये बताते हैं कि मैंडी का रेप हुआ है, जिसके कारण से उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, लेकिन उनको सीमन का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। दूसरी तरफ जेनी अब टिम के साथ अपने घर आ गई थी, जहाँ पर टिम उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है। लेकिन इससे पहले कि जेनी उससे सारी बात जान पाती, टिम ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो बीमार है। सीन अब शिफ्ट होकर एक म्यूजियम की तरफ पहुंच जाता है, जहां की केयर टेकर म्यूजियम बंद होने के बाद में अपना सामान समेट रही थी। तभी उसको म्यूजियम में किसी के होने की आर्ट सुनाई देती है और वो नीचे चेक करने जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उस पर कोई हमला कर देता है और उसका भी रेप करके उसे जान से मार डालता है। अगले दिन ऑफिसर हैंक उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, जिसके बाद डॉक्टर सैम को भी वहां पर बुलाया जाता है। डॉक्टर सैम अब उसे हॉस्पिटल भिजवाकर जल्द से जल्द उसकी ऑटोप्सी करने के लिए कहता है। ऑफिसर हैंक यहाँ पर इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि एक आदमी इतने बड़े बुक शेल्फ को कैसे गिरा सकता है। तभी वहां पर अचानक से ही लॉरा आ जाती है और न्यूज़पेपर के लिए पिक्चर्स को क्लिक करने लगती है। ऑफिसर हैंक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसकी लॉरा के साथ बहस हो जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर सैम को उसे वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर सैम अब लॉरा को यहाँ पर बाहर लेकर आते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि लॉरा उन्हें पसंद आ गई थी, जिसके बाद में लॉरा यहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सैम अब हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर बॉडी की जांच करने के बाद में वो ऑफिसर हैंक को ये बताते हैं कि इस बार उनको सीमन के ट्रेसेस काफी ज्यादा मात्रा में मिले हैं और ये अकेले आदमी का काम नहीं है। ऑफिसर हैंक भी यहाँ पर सबको ये बताते हैं कि कल अटॉर्नी जनरल यहाँ पर आने वाले हैं इस केस को देखने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर सैम कुछ और टेस्ट वहाँ पर करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जेनी भी हॉस्पिटल में उनसे मिलने आती है और वो टिम के साथ हुए इंसिडेंट और उसकी कंडीशन के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर सैम बस इसको एक नॉर्मल कंडीशन बताते हैं। अब अगली सुबह जेनी डॉक्टर सैम को ये बताती है कि हॉस्पिटल से कॉल आया था और मैंडी को होश आ गया है, जिसके बाद में डॉक्टर सैम ऑफिसर हैंक के साथ सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऑफिसर हैंक यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कितने लोग थे, लेकिन मैंडी अब भी शॉक में थी और कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद में डॉक्टर सैम हैंक को वहाँ से लेकर चले जाते हैं।
डॉक्टर सैम अब ऑफिसर को ये बताते हैं कि उन्होंने सीमन को टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया है, क्योंकि जब उन्होंने इसका टेस्ट किया था वो स्पर्म थे, लेकिन रेड कलर के, जिसका रीजन उनकी समझ से बाहर है। तभी जो उन दोनों को लाकर आज का न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें इन्हीं मर्डर्स के बारे में लॉरा की एक स्टोरी छपी हुई थी। डॉक्टर सैम अब लॉरा से उसके ऑफिस मिलने पहुंच जाते हैं और उसको ये कहकर अपने साथ बाहर चलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि वो उसे इस स्टोरी के मेडिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहता है। ये लोग अब एक बार में जाते हैं, जहां पर सैम स्टोरी के बारे में बात करने के बजाय ये बताता है कि लॉरा उसे अपनी वाइफ की याद दिलाती है। और कुछ देर यहाँ पर बिताने के बाद में डॉक्टर सैम लॉरा को अपने घर ले जाते हैं, जहां पर वो उसको अपनी वाइफ की कुछ पिक्चर्स भी दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। जिसके बाद में ये दोनों किस करते हैं। लॉरा की नजर अब जेनी की एक फोटो पर पड़ती है और पूछने पर डॉक्टर सैम ये बता देते हैं कि ये उनकी डॉटर जेनी है। दूसरी तरफ हम टिम को देखते हैं, जो कि अपने नाइटमेयर्स के बारे में अपनी ग्रैंड मदर को पूरी बात बताता है। टिम कहता है कि वहां पर एक लड़की है जिसे कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं और वो एक बड़े खतरे में है। टिम की ग्रैंड मदर उसे पकड़कर ये कहती है कि उसके फ्रेंड्स पर अटैक हुआ है और उनकी जान गई है, शायद से इसलिए उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन टिम ये कहता है कि उसको ये लगता है कि उसी ने उनकी जान ली है किसी डिफरेंट फॉर्म में, जिसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं रहता और इस चीज से जरूर उसके पास्ट का कुछ लेना देना है। जिसके बाद में वो वहां से भाग जाता है। सीन अब चेंज होकर एक फैमिली पर शिफ्ट होता है, जिनका कुत्ता बान से लगातार भौंक रहा था। अर्नी अब गन लेकर उसे चेक करने चाहता है, लेकिन वो उसे मरा हुआ मिलता है। तभी अर्नी पर भी हमला होता है और उसे भी जान से मार दिया जाता है। इसके बाद में ये एंटिटी अर्नी की वाइफ के पास में जाता है, जो कि बाथरूम में नहा रही थी, और उस पर भी अटैक होता है। अर्नी की बेटी ये आवाज सुनकर वहां पर जाती है और देखती है कि दरवाजे के नीचे से बहुत सारा खून बह रहा है, यानी कि वो भी मारी जा चुकी है। अब यहाँ पर सीन सीधा हॉस्पिटल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफिसर हैंक और सैम से इस केस की प्रोग्रेस के बारे में जान रहे थे। डॉक्टर सैम उसे यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ मर्डर्स के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में सीमन के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन फॉरेंसिक्स से मिली रिपोर्ट्स के बाद उसका ये मानना है कि ये काम किसी एक ही आदमी का है, यानी कि मल्टीपल मैन वाली बात यहाँ पर बेकार है। खैर दूसरी तरफ हम टिम को फिर देखते हैं, जिसे वो नाइटमेयर्स अब दिन में भी आने लगे थे, जिसके कारण से उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। तभी लॉरा की नजर उस पर पड़ती है, जो उसे संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद टिम वहां से भाग जाता है और सीधा एक सिनेमा हाउस में घुस जाता है। यहाँ पर सिनेमा हाउस के अंदर भी अब एक लड़की वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर उस पर भी कोई हमला कर देता है। यहाँ पर हम कुछ समय के लिए उस अटैकर के हाथ को भी देखते हैं, जो कि किसी भयानक क्रीचर जैसे दिख रहे थे, और इस अटैक में उस लड़की की भी मौत हो जाती है। ऑफिसर हैंक और डॉक्टर सैम अब यहाँ पर पहुंचते हैं और सारी सिचुएशन को क्लियर करवाते हैं। तभी लॉरा भी यहाँ पर पहुंच जाती है और ऑफिसर से ये कहती है कि वो भी इनकी मदद कर सकती है, लेकिन हैंक उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चला जाता है। लॉरा अब डॉक्टर सैम को ये बताती है कि इन सारे अटैक्स का तरीका बहुत ही अनयूजुअल है और उसे भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है। वो दोनों अब यहाँ से जाकर अपनी कार में बैठते हैं, जहाँ पर लॉरा ये बताती है कि 30 साल पहले भी यहाँ पर इसी तरह मर्डर्स और रेप हुए थे और कोई भी केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। इस जानकारी को निकालने के लिए लॉरा ने टाउन के लगभग सभी लोगों पर रिसर्च किया था, जिसमें डॉक्टर सैम भी शामिल थे। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जिससे टिम मिलने आया था और उसकी हालत अब काफी खराब थी। टिम जेनी को अब उस नाइटमेयर के बारे में बताता है और ये भी कि जब भी उसे ये नाइटमेयर आता है किसी की मौत होती है, और टिम अब वहां से भी दूर भागने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। लेकिन उसको फिर से वही नाइटमेयर आता है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। टिम को अब ऐसा लगता है कि जेनी को भी उससे खतरा है, जिसके बाद वो वहां से भागता है। जेनी अब ये पूरा इंसिडेंट कॉल करके अपने डैड को बताती है, जिसके बाद में वो लॉरा को लेकर सीधा घर पहुंचते हैं, जहां पर जेनी उसे ये बताती है कि टिम खुद को इन मर्डर्स का जिम्मेदार मानता है, लेकिन वो इनको रोकना चाहता है इससे पहले कि कोई और मारा जाए। वहीं अब हमको टिम की ग्रैंड मदर दिखाई जाती है, जो कि बेसमेंट से किसी पुरानी किताब को निकाल कर देख रही थी। वो अब टिम के पास जाती है, जहां पर टिम ये कहता है कि अगर वो सोया तो कोई दरवाजा तोड़कर उस लेडी पर हमला कर देगा, जिसे वो अपने नाइटमेयर्स में देखता है, और टिम को उसको बचाना है। टिम की ग्रैंड मदर अब उसे उस बुक के बारे में कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर सैम, लॉरा और जेनी पहुंच जाते हैं और टिम की ग्रैंड मदर उसको कुछ नहीं बता पाती। डॉक्टर सैम अब सीधा टिम के पास में जाते हैं, जहां पर टिम लॉरा को देखने के बाद में ये कहता है कि वही उसके नाइटमेयर्स में आती है, लेकिन लॉरा ये कहकर इस बात को टाल देती है कि वो नाइटमेयर्स वाली लड़की नहीं है, बल्कि वो है जिसने कुछ टाइम पहले रोड पर उसकी मदद करने की कोशिश की थी। डॉक्टर सैम अब ये कहते हैं कि उन्हें टिम के सीमन का एक सैंपल लेना होगा, ताकि
वो ये चेक कर सके कि ये काम उसने किया है या किसी और ने, और टिम भी इसके लिए मान जाता है। ये लोग अब हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन टिम बिल्कुल क्लियर निकलता है। अटॉर्नी जनरल टिम को इन सब में फंसाने के लिए डॉक्टर सैम को फटकार लगाते हैं, लेकिन सैम को यकीन था कि इन सब से टिम का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। अटॉर्नी जनरल अब ये कहते हैं कि मैंडी ने इस बात को एडमिट किया है कि ये काम किसी गैंग ने किया था, जिसके बाद में डॉक्टर सैम सीधे मैंडी से मिलने जाते हैं और ये पूछने पर कि ये कितने लोगों का काम था, मैंडी बस एक ही वर्ड कहती है, मॉन्स्टर। डॉक्टर सैम अब टिम से दोबारा मिलते हैं, जहां पर टिम फिर से इस बात को एडमिट करता है कि उसके नाइटमेयर्स का इन मर्डर से जरूर कनेक्शन है। तभी मैंडी की नजर किसी पर पड़ती है और वो डर के मारे अपने बेड से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये सारी घटनाएं देखकर ऑफिसर हैंक को भी अब यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ अननेचुरल जरूर है, जिसके बाद में लॉरा के कहने पर ये सभी लोग टिम को लेकर उसके घर पे चले जाते हैं और उसे बेसमेंट में बैठा देते हैं। टिम की ग्रैंड मदर अब डॉक्टर सैम को अकेले में ये रिवील करती है कि वो गेलन फैमिली से है, जो हमेशा से विच हंटर्स रहे हैं। 30 साल पहले उन्होंने एक विच को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो उस समय प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा बच गया, जिसके बाद में गेलन्स ने उस बच्चे को अपना लिया था और वही बच्चा टिम है। जी हाँ, लॉरा अब इन सबको अपने पास में बुलाती है और एक पुरानी बुक में देखकर इनक्यूबस के बारे में बताती है, जो कि शेप शिफ्टर्स होते हैं। वो अपने साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में नए मसल्स को ग्रो करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। इनक्यूबस इंसानों के बीच ही रहता है और इंसानों की तरह ही दिखकर सरवाइव करता है और ड्रीम और नाइटमेयर्स के थ्रू मटेरियलाइज हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनक्यूबस के बारे में पैरानॉर्मल यानी कि एक इजिप्शियन हॉरर सीरीज में बताया था, तो अगर आपने बाई चांस उस सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि इनक्यूबस किसी भी मेल या फीमेल के फॉर्म में हो सकते हैं और इनका काम विचेस को इम्प्रेग्नेट करने का होता है। तभी डॉक्टर सैम सबको याद दिलाते हैं कि मैंडी ने भी किसी मॉन्स्टर की बात की थी, लेकिन ये सारी बातें ऑफिसर हैंक के गले से नहीं उतरती। डॉक्टर सैम अब टिम से ये पूछते हैं कि क्या उसके ड्रीम्स में वो लेडी उसकी मदर है, लेकिन टिम ये बताता है कि वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाता, पर उसे भी ऐसा लगता है कि वो उसकी मदर है। ऑफिसर हैंक को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था, जिसके बाद वो अटॉर्नी जनरल से मिलने के लिए जाने लगता है। डॉक्टर सैम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आज रात जरूर किसी का रेप या फिर मर्डर होगा और इसलिए उन्हें टिम पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन हैंक उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। डैम यू हैंक। सैम अब मिसेस गेलन यानी कि टिम की ग्रैंड मदर को उनके घर पर छोड़ता है और टिम और लॉरा को लेकर अपने घर चला जाता है ताकि वो उस पर पूरी रात नजर रख सकें। सैम अब जैनी को लेकर आराम करने के लिए कहता है और लॉरा को भी उसके साथ में भेज देता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके, और वो खुद टिम के पास बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। सैम अब टिम से ये पूछता है कि 30 साल पहले उसकी माँ का रेप हुआ था, तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि टिम का एक भाई भी हो, लेकिन टिम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो वहां से उठकर जाने लगता है। इसी बीच उसकी पॉकेट से एक खंजर निकलकर गिरता है, जिसे सैम उठा लेता है और टिम ये बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने ही उसको ये दिया है सेफ्टी के लिए। सैम अब टिम को अपने सपने के बारे में अच्छे से बताने के लिए बोलता है और टिम ये बताता है कि उसकी माँ को कुछ लोग टॉर्चर कर रहे हैं जिन्होंने मॉन्क्स की तरह हुडीज पहनी हैं, और हर बार उसका सपना यहीं पर टूट जाता है। लेकिन टिम इस सपने को पूरा देखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ छिपी हुई चीज उन लोगों को खत्म कर दे जो कि उसकी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं। सैम अब उसको अपने नाइटमेयर में उस दरवाजे के थ्रू आने के लिए कहता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि इनक्यूबस नाइटमेयर्स का ही डीमन है। टीम अब अपने नाइटमेयर में ये देखता है कि दरवाजे के इस तरफ एक मॉन्स्टर था जो कि दरवाजा तोड़कर उन सभी मॉन्क्स को मार देता है। टिम को अब अजीब तरह के अटैक्स आने लगते हैं, जिसके बाद में उसे जेनी का फेस नजर आता है और वो होश में आ जाता है। टिम अब उस खंजर को उठाकर सीधा जेनी के रूम में जाता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते, जहाँ पर लॉरा भी मौजूद थी और वो ये बताता है कि लॉरा उसकी सिस्टर है और वही ये सब कर रही है। तभी सैम बाहर से आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में वो खंजर टिम को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लॉरा अब सैम को उठाती है, लेकिन तभी उसकी नजर जेनी की तरफ जाती है जो कि बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी भी मौत हो चुकी थी। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द इनक्यूबस 1982 की कहानी। आई नो कि इसकी एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग होगी, तो मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। तो गेलन फैमिली इस टाउन में काफी सालों से विच हंटिंग का काम करते थे, क्योंकि विचेस इनक्यूबस को समन करती थी इम्प्रेग्नेट होने के लिए। तो यहाँ पर टिम की मदर भी एक डायन थी जिसे गेलन फैमिली ने मार दिया था,
और टिम को खुद अपना लिया। लेकिन इन सभी चीजों से पहले और टिम के होने से पहले उसकी मदर भी एक इनक्यूबस से इम्प्रेग्नेट हुई थी और लॉरा का जन्म हुआ था, जो कि टिम की बहन थी और एक सक्यूबस थी। यानी कि जो फीमेल नाइटमेयर डीमंस होते हैं उनको सक्यूबस कहते हैं और जो मेल होते हैं उनको इनक्यूबस बोला जाता है। एंड ये दोनों ही किसी का भी रूप ले सकते हैं, इधर फीमेल और मेल। और यही रीजन था कि लॉरा जब भी सक्यूबस में ट्रांसफॉर्म होकर किसी को मारती थी तो टिम को उसी समय अपनी मदर के नाइटमेयर्स आते थे और उसको ये लगने लगता था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर हमको मूवी के एंड में ये नहीं दिखाया गया कि लॉरा का हुआ क्या, लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि डॉक्टर सैम ने जेनी और टिम की मौत के बाद में लॉरा को उसी खंजर से मार दिया होगा जो कि टिम के पास था, जो कि मेरे हिसाब से पक्का एक स्पेशल डैगर होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनक्यूबस और सक्यूबस को मारने के लिए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर जाना। वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट कर बताना कि आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है और क्या आप इनक्यूबस और सक्यूबस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए